Hello students, welcome back. So now in last class we started with refraction of light, and I think in refraction of light we were discussing about apparent position of the object. And in case of apparent position of the object, एक अगर क्वेश्चन मैं आपको याद दिलाऊं तो शायद ऐसा हमने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर एक फिश और यहाँ एक बर्ड, इसका डिस्टेंस यहाँ से d था सपोज, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज μ1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2. सो द फिश wants to observe the bird, या फिश के लिए बर्ड कितनी दूर होगी. सो apparent पोजिशन d डैश हम मान लेते हैं, एक्चुअल पोजिशन ऑफ द बर्ड इज d. अच्छा, कौन किसको देख रहा है? फिश बर्ड को देख रही है, तो फिश विल बी द ऑब्जर्वर एंड बर्ड इज द ऑब्जेक्ट. और रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जाती है? फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जर्वर. सो रे ऑफ लाइट बर्ड से फिश की तरफ जाएगी, यानी वो μ1 से μ2 की तरफ जा रही है. तो रे ऑफ लाइट जहाँ जा रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और जहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है वहाँ से μ1. सो d डैश विल बी इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इंटू d. याद है ऐसा कुछ? This is going to give you the apparent position of the bird as seen by the fish. So ये हम लोगों ने डिस्कस लास्ट लेक्चर में किया था बच्चों. अब आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब. एक रिक्वेस्ट है बच्चों, सी आई हैव गॉट अ फीडबैक फ्रॉम मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स. अगर आप सडनली कोई लेक्चर पॉपअप करके देखोगे तो शायद आपको आगे की कनेक्टिविटी नहीं पता हो और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू एटलीस्ट, जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इसके पहले वाले सारे लेक्चर्स आप प्लीज़ गो थ्रू करिए, जो ऑलरेडी चैनल्स पर अवेलेबल है, यूरेका के चैनल पर. ठीक है? ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब. रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब. सर ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब क्या होता है? बच्चों आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने ये ज़रूर देखा होगा कि जैसे मान लो किसी टेबल पर एक बुक रखी हुई है, और उस बुक को जब आप नेकेड आई से देख रहे हो तो उसके अल्फ़ाबेट्स आपको एक लेवल पर दिखते हैं. लेकिन जब सेम बुक को आप मान लीजिए ऐसे किसी ग्लास स्लैब से देखिए, फॉर एग्जांपल ये ग्लास स्लैब है, उसमें से जब आप देखेंगे तो आपको उसमें जो कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं या जो लेटर्स होते हैं वो ऐसे रेज होते हुए दिखते हैं, ऐसे उठे हुए दिखते हैं. ऑब्जर्व किया आपने? इसी को आज हम स्टडी करने वाले हैं, एंड दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब. कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्लैब के थ्रू देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजिशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है. ये क्यों चेंज होती है? तो उसका रीज़न है रिफ्रैक्शन. उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है जिसके क्वेश्चंस हम करेंगे वो हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब के बाद डिस्कस कर सकते हैं. अब रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया बच्चों. सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लैटरल शिफ्ट. एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, और इसका फॉर्मूला हमको याद रखना है, और इसके बाद हम वो एग्जैक्ट फॉर्मूला कि कितने से ऑब्जेक्ट रेज होता है वो आपको दिखाई देगा, वो हम डिराइव करने वाले हैं. ठीक है बच्चों? सो पहले हम डिस्कस करते हैं लैटरल शिफ्ट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज लैटरल शिफ्ट? मैं रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आप खुद ही मुझे बता दोगे कि लैटरल शिफ्ट क्या है. लेट्स स्टार्ट. नाउ सपोज कीजिए कि ये ग्लास स्लैब है. सुना मैंने एक वर्ड यूज किया, ग्लास, और फिर का एक स्लैब. और इस ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, ये वाला पार्ट, वो T है. इस ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लीजिए म्यू है. ठीक है? स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और उसकी थिकनेस T है. जब एक रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब के इस वाले सरफेस से पास होकर के ये वाले सरफेस से एमर्ज होगी. ध्यान देना, मैं रिफ्रैक्शन कहाँ स्टडी कर रहा हूँ? एक स्लैब पर, बराबर है. बस स्लैब के कौन से सरफेसेस? स्लैब के वो सरफेसेस बच्चों जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है. मैंने ऐसे नहीं कहा लाइट यहाँ से एंटर होकर यहाँ से निकल जाएगी, नो, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. अच्छा, आपने सोचा ही नहीं इसके बारे में? देखो ऐसा भी तो हो सकता है लाइट यहाँ से एंटर करे, यहाँ से एग्जिट करे.
पर वो आज हम डिस्कस नहीं करें. वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट यहाँ से एंटर करके यहाँ से एग्जिट करेगी, यानी रिफ्रैक्शन कहाँ होने वाला है, दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में. चलिए, सो मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है. अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर ये स्लैब बीच में नहीं होता तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, लाइट विल ट्रैवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था. सो दिस लाइट वुड हैव ट्रैवल्ड अलोंग दिस पाथ. हाउएवर, अब लाइट के पाथ में कौन आ चुका है, ग्लास का स्लैब, और एक ग्लास का स्लैब आने की वजह से लाइट विल अंडरगो रिफ्रैक्शन. देखिए कैसे. तो इफ दिस इज इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ करा. सो दिस इज नॉर्मल दैट आई हैव ड्रॉन. ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. अच्छा, वी ऑल नो दैट इफ दिस इज इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ आई. अब स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और आसपास मान लीजिए एयर है. हम जानते हैं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 यानी म्यू से छोटा है. सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ज्यादा है यानी कि लाइट रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में. एंड यू ऑल नो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल. तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे. थोड़ा सा आप मुझे हेल्प कीजिए. अब ये नॉर्मल एक्सटेंडेड है, ये रिफ्रैक्टेड रे है. सो डू यू एग्री, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हुआ. अच्छा, अगर ये आर हुआ तो याद है ऐसा कुछ एंगल था ये. वेरी गुड. ये आई, ये आर, तो ये जिसको जाना था ऐसे, लाइट चली गई ऐसे, सो दिस वाज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. याद आ रहा है. और वो जो डेल्टा है, डेल्टा उसका फॉर्मूला होगा आई माइनस आर. ओके, क्या लाइट यहां जाकर रुक जाएगी, नो सर, लाइट वहां से बाहर आने वाली, एमर्ज करने वाली है. अच्छा, सपोज ये सरफेस नहीं बीच में होता तो डू यू एग्री लाइट इस रात से गई होती है, रिफ्रैक्टेड है. अब अगर हम सेकेंड सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करें यहां पर, सो इफ आई ड्रॉ वन मोर नॉर्मल हियर, ये मान लीजिए नॉर्मल हमने ड्रॉ किया. अब ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, वो डेंसर से कहां आ रहा है, रेयरर में. व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट ऐसे चली जाएगी. और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, जो फाइनल एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे जहां जिसके अलोंग रे बाहर आ रही है, एमर्ज कर रही है, सो एमर्जेंट रे. जिसके अलोंग इंसिडेंट हुई इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली माय डियर चाइल्ड, जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन था और जो एमर्जेंट रे का डायरेक्शन है, देखिए दोनों पैरेलल ही जा रही है, यानी एंगल वाइज लाइट डिविएट नहीं हुई है. सर नहीं समझा. लाइट को जाना था ऐसे और वो एमर्ज करके इस रास्ते पर जा रही है, जो इससे सिर्फ थोड़ा सा शिफ्टेड है, थोड़ा सा खिसक चुका है. डिविएशन नहीं, ये दोनों लाइन पैरेलल ही है. सो इस बार डेविएशन नहीं हो रहा है बच्चों, इसके और इसके बीच में. इन दोनों के बीच में डेविएशन है, इन दोनों के बीच में डेविएशन है, बट इंसिडेंट और एमर्जेंट रे के बीच में डेविएशन नहीं है, सिर्फ एक शिफ्ट है. और वो शिफ्ट को ही हमने नाम रखा है लैटरल शिफ्ट, साइडवेज शिफ्ट हो गया. आर वी क्लियर? क्या ये एब्सोल्युटली दिमाग में क्लियर है कि लाइट डिविएट नहीं हुई है? जब लाइट एक स्लैब के दो पैरेलल सरफेस पर रिफ्रैक्ट करेगी तो उसका एमर्जेंट रे का डायरेक्शन और ओरिजिनल डायरेक्शन पैरेलल ही है, सिर्फ वो जरा सा साइडवेज शिफ्ट हो गई है, हम बोलेंगे लैटरल शिफ्ट हुई है. अब ये लैटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, कैसे ढूंढते हैं? तो क्या करते बच्चों पता है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लोगे 90 डिग्री. नाउ जस्ट टू मेक इट सिंपल, दिस पॉइंट इज सपोज A, दिस पॉइंट इज सपोज B, दिस पॉइंट इज सपोज C, और ये जो डॉटेड वाला एक्सटेंडेड नॉर्मल था, इसका ये पॉइंट मान लीजिए D है. क्यों सर? बताता हूं बच्चों आपको. यहां तक सब साथ में, क्या रे डायग्राम क्लियर है? अंडरस्टूड एवरीवन? सर ढूंढना क्या है, लैटरल शिफ्ट. कोई बता सकता है डायग्राम में लैटरल शिफ्ट क्या होगा? कोशिश. यस, ये BC ना, दिस इज द लैटरल शिफ्ट. तो हमारा एम है टू फाइंड वैल्यू ऑफ BC. तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, BC आपको कौन से ट्राइंगल का हिस्सा दिख रहा है? कोई ट्राइंगल आप यहां पे देख पा रहे हो जिसमें BC एक साइड है? इट इज ABC. सो ट्राइंगल ABC में क्या BC डेल्टा के लिए अपोजिट साइड है? ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल देखो, ABC वाला ट्राइंगल. अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा जूम करो, ABC ट्राइंगल बड़ा दिखेगा आपको. इसमें मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं कि व्हाट विल बी साइन ऑफ डेल्टा? साइन डेल्टा, साइन इज अपोजिट
अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी BC, और हाइपोटेनियस क्या होगा AB, 90 के सामने वाली साइड. सो आई एम गोइंग टू राइट साइन डेल्टा इज BC अपॉन AB. हमको ढूंढना क्या है, BC, लैटरल शिफ्ट इज BC. तो BC तो अगर आपको चाहिए तो आपको AB पता होना चाहिए. क्या आपको AB पता है? क्या ये रेड वाली लाइन का मैग्नीट्यूड पता है? नो सर, वी नीड टू फाइंड दैट. एनीवेज, क्या यहां से ये पता चला देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इनटू साइन डेल्टा, है ना? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू BC साइन ऑफ I माइनस R? कैसे? बिकॉज डेल्टा इज I माइनस R. सो आई गॉट AB का वैल्यू, माफ कीजिए, मुझे BC का वैल्यू फाइंड करना है. सो BC will be equal to AB sine of I minus R. Here also same correction I need to make. BC and this side it will be AB. चलो, the mistake had been rectified. So BC is AB into sine of I minus R. अब AB कैसे ढूंढेंगे? So आपको एक और ट्रायंगल दिखना चाहिए, ABD, ABD, ABD. So in triangle ABD, ABD, अगर मैं आपसे पूछूं what is cos R, सर कॉस कैसे पता चला आपको लेना चाहिए, यहां साइन क्यों नहीं लिया? अच्छा क्वेश्चन. ट्रायंगल ABD में अगर आप देखोगे तो आपको AB तो कैलकुलेट करना है, और R एंगल का एडजेसेंट साइड AD जिसका वैल्यू T मुझे पता है, R एंगल का अपोजिट साइड BD मुझे पता नहीं है ना, उसमें मेरा इंटरेस्ट है. सो अगर मैं साइन थीटा लेता तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आता, पर अपोजिट साइड न तो मुझे चाहिए ना मुझे पता है. So might as well I go for cos theta. Cos is adjacent upon hypotenuse. समझ आया? So cos होगा AD upon AB. तो यहां से AB की वैल्यू क्या होगी? AB will be AD is T, thickness, divided by cos नीचे. So now if you put this value here, what are you going to get? BC will be equal to AB. AB is T divided by cos R into sin of I minus R. कई बार बच्चों ये फॉर्मूला एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है लैटरल शिफ्ट के लिए. सो BC इज T अपॉन cos R साइन ऑफ I माइनस R. आई कैन रिड्यूस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स. इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ. कैसे? देखो, BC विल बी इक्वल टू T इंटू सेक R, 1 अपॉन cos थीटा इज सेक थीटा, साइन ऑफ I माइनस R. क्लिक हुआ? यस सर, वेरी गुड. सो क्या इसको लिख सकते हैं? BC इक्वल टू T इंटू सेक R, एक जादू वाला स्टेप, साइन ऑफ I माइनस R को साइन डेल्टा लिखा. नहीं समझा? कहां से लाया? फिर से सब्स्टिट्यूट कर दिया ना हमने, डेल्टा इज I माइनस R. सो दिस इज ऑल अबाउट लैटरल शिफ्ट जो हमको सबसे पहले डिस्कस करना था. समझ में आएगी? सो नाउ पॉज द स्क्रीन, जस्ट नोट इट डाउन. दिस इज लैटरल शिफ्ट. ओके, प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड कॉपी इट. ओके, आई होप यू मस्ट हैव कॉपीड इट बाय नाउ. तो अब आगे चलते हैं. फाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब का दूसरा पार्ट. इट इज शिफ्ट इन पोजिशन of object due to refraction through a slab. shift in position of object, पहला था lateral shift और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं shift in position of object. कैसे करें? ध्यान देना बच्चों, हो सकता है थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग लगे बिकॉज ऑफ द डिस्टेंसेस. अच्छा, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि whenever we are studying reflection और refraction, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से लेना है? पोल. अरे पोल मिरर में था और स्फेरिकल मिरर में था. बेसिकली मैंने ऐसे कहा था कि आपको डिस्टेंस लेना चाहिए उस सरफेस से जहाँ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो रहा है. ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. मेजर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सरफेस वेयर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस. फाइन. सो सपोज कीजिए कि एक स्लैब है. दिस इज अ स्लैब, और ये जो स्लैब है इसका थिकनेस मान लीजिए T है. इस स्लैब पर सपोज यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है और इस तरफ एक ऑब्जर्वर है. ऑब्जर्वर जो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है. मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन
फ्रॉम दिस सर्फेस इज x और ऑब्जर्वर यहां से y डिस्टेंस पर है. सो अगर ये स्लैब बीच में नहीं होता तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होता? y प्लस थिकनेस प्लस x. आई होप सब मेरे साथ है. समझ में आ रहा है ये कि अगर ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का मैं डिस्टेंस पूछूं तो वो कितना होगा? y प्लस थिकनेस प्लस x. अगर ये नहीं होता, पर सिंस यहाँ रिफ्रैक्शन होने वाला है स्लैब में से, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी. कितने से? दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलिए अब इसको समझने के लिए फिर से इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम. लेट मी ड्रॉ रे डायग्राम. मान लीजिए यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई. ओके, सो एक और रे ऑफ लाइट जो फर्स्ट वाले सरफेस पर, दो सरफेसेस है मेरे बच्चों. फर्स्ट सरफेस पर ये रे नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये तो सीधे ऑब्जर्वर तक पहुंच गई. अब इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने कहा था इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज. सो ये तो एक सिंगल रे है ना, दूसरी रे भी तो चाहिए. दूसरी रे यहां से निकालते. चलो, तो यहां अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो नॉर्मल कुछ ऐसा बना. अब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है. ओके, ये जो स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर ले लेते हैं. ये रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था ऐसे अगर स्लैब बीच में नहीं होता तो, बट ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से चली गई. बराबर है. सेकेंड सरफेस पर जाने से पहले, डू यू एग्री, पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो चुका है. अच्छा, अब ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, दिस रे ऑफ लाइट एंड दिस रे ऑफ लाइट आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट एनीवेयर हियर. सो जब रेज इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम क्या करते हैं उनको? फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं पहले के लेक्चर आप रिवाइज कर आओ. सो ये रे और ये रे यहां इंटरसेक्ट नहीं करी तो क्या करोगे? वेरी गुड, एक्सटेंड देम बैकवर्ड, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे. सो नाउ इफ यू एक्सटेंड देम बैकवर्ड, इस रे को पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करें इसी पर, और दिस रे ऑल्सो इफ आई एक्सटेंड बैकवर्ड, ये कुछ ऐसा हुआ, यानी इमेज यहां बनती हुई दिखाई देगी. ये कौन सी इमेज है बच्चों? फर्स्ट सरफेस की इमेज. बट एक्चुअल रिफ्रैक्शन में तो 2 बार रिफ्रैक्शन होने वाला है, तो क्या ये फाइनल इमेज है? नो सर. वेरी गुड, इट इज एन इंटरमीडिएट इमेज जो पहले रिफ्रैक्शन से मुझे मिली आई डैश पर. ओके, अब सिंस रिफ्रैक्शन यहां से हो रहा है तो हम ये डिस्टेंस मान लीजिए यहां से डी डैश लेते हैं. डी डैश इमेज डिस्टेंस ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस. अब अगर आप लास्ट लेक्चर में थे, ज्यादा दूर नहीं, लास्ट लेक्चर में, तो जब रिफ्रैक्शन एट सिंगल सरफेस होता है तो हमारा एक फेवरेट फॉर्मूला था डी डैश अपॉन डी. याद आया कुछ एपरेंट डेप्थ का? सो डी डैश एपरेंट डेप्थ, डिस्टेंस यहां से क्यों लिया भाई? रिफ्रैक्शन यहां हुआ ना. सो डी डैश एक्चुअल उसका पोजीशन क्या था? x. सो डी डैश अपॉन x इज इक्वल टू, रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही, जहां जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से आ रही है 1. आपको हमेशा इंसिडेंट रे को देखना है बच्चों. यहाँ पर ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ जा रही है, जहाँ गई वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, जहाँ से आ रही है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एंड देयरफॉर डी डैश विल बी इक्वल टू म्यू इनटू x. ओके, स्टोरी खत्म नहीं हुई. अब जब ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पर पहुंची तो इस सरफेस पे ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है, कहने से वो आई डैश से आ रही है. कहने का मतलब सेकेंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसका करस्पॉन्डिंग यानी आई डैश होगा. सो ऑब्जेक्ट तो ये था ना फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन. सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या ये इंसिडेंट रे है? हाँ सर. ये इंसिडेंट रे का ओरिजिन कहाँ है? इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहां बना ना वो, यानी कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट. अब सेकेंड रिफ्रैक्शन यहां से होने वाला है तो आप डिस्टेंस भी यहां से लिखने वाले हो. सो नाउ फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, for second refraction, this is for first refraction. First, now for second refraction. Second refraction यहां हो रहा है, इस सरफेस पर जो इंसिडेंट रे है उसका ऑब्जेक्ट ये है, तो उसका एक्चुअल पोजीशन यहां से कितना होगा? सेकेंड सरफेस से, सेकेंड सरफेस से कितना होगा? डी डैश प्लस ये डिस्टेंस कितना है? वो टी. सेकेंड सरफेस के लिए ये अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका डिस्टेंस ये हुआ. Now this can be thought of as d dash plus this distance, and this distance is nothing but t. So I would say that
कि उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो डी डैश प्लस टी है। आगे बढ़ने से पहले इसका भी रे डायग्राम देख लेते हैं। सो ये रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, अगर सेकेंड सरफेस बीच में नहीं होता तो। अब एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहां पर मैंने नॉर्मल ड्रॉ करा। ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है? ये ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली गई। अब ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट इस तरफ तो इंटरसेक्ट नहीं करने वाले। सो अगेन यू विल ट्रेस देम बैकवर्ड, पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे आप। और जब उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे बच्चों, यहां पर इमेज भी दिखाई देगी, फाइनल इमेज। सो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए आई डैश इज द ऑब्जेक्ट एंड आई इज द इमेज। आई कितनी दूरी पर है? सो आई डोंट नो, मैं इसको मान लेता हूं यहां से डी डबल डैश। सो वहां से क्यों लिया? मैं फिर से बता दूं, रिफ्रैक्शन सेकेंड यहां हो रहा है ना, तो डिस्टेंस भी वहां से गिनोगे। सो अब एपरेंट डिस्टेंस डी डबल डैश है और एक्चुअल डिस्टेंस कितना था? डी डैश प्लस टी। सेकेंड सरफेस से ऑब्जेक्ट कहां पर है? डी डैश प्लस टी। सो डी डबल डैश एपरेंट पोजिशन, एक्चुअल पोजिशन क्या थी उसकी? डी डैश प्लस टी इज इक्वल टू, सोचो मेरे बच्चों क्या करेंगे, सेकेंड रिफ्रैक्शन पे ये इंसिडेंट रे, ये रे ऑफ लाइट यहां से यहां जा रही है, जहां जा रही है यहां से यहां जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो जहां जा रही है वहां का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1 और जहां से आ रही है वहां का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू। नाउ सिंपलीफाई फॉर डी डबल डैश। सो डी डबल डैश विल बी इक्वल टू डी डैश प्लस टी अपॉन म्यू। व्हाट इज डी डैश? म्यू इंटू एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाई म्यू। अगर आप डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लोगे बच्चों, तो म्यू एक्स अपॉन म्यू गिव्स यू एक्स प्लस टी बाई म्यू। ये होगा सेकेंड सरफेस से इमेज का पोजीशन। और हमको क्या फाइंड करना है? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो बताओ, स्लैब से ऑब्जेक्ट की दूरी क्या थी? सचमुच ऑब्जेक्ट कहां था? x प्लस टी प्लस 5। ऑब्जर्वर से सच में कहां था? x प्लस टी प्लस 5, बराबर। अब ऑब्जर्वर को स्लैब के थ्रू कहां दिखाई देगा? आई पर। आई की वैल्यू क्या है? डी डैश। ऑब्जर्वर से डिस्टेंस क्या है? डी डैश, सॉरी डी डबल डैश प्लस वाई। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट एक्चुअली कहां पर है? y प्लस टी प्लस एक्स। रिफ्रैक्शन की वजह से यहां दिखाई देगा उसको, तो क्या डिस्टेंस हुआ? y प्लस डी डबल डैश। तो शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट कितना होगा? शिफ्ट इतना होगा। कैसे मिलेगा आपको? ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस y प्लस टी प्लस एक्स और ऑब्जर्वर से इमेज का डिस्टेंस y प्लस डी डबल डैश। तो शिफ्ट कितना होगा? दिस माइनस दिस। भाई ये पूरे में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो शिफ्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा माइनस अगर आप ये कर लोगे तो शिफ्ट आ जाएगी। तो शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी? चलो आप बताओ, बताओ। ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था? x प्लस टी प्लस वाई माइनस एपरेंट कितना आ रहा है? वो एपरेंट कितना आ रहा है? y प्लस डी डबल डैश। जब आप उसको कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलने वाला है? x प्लस टी प्लस वाई माइनस वाई माइनस डी डबल डैश। y तो एलिमिनेट हो गया। यानी कि बच्चों ऑब्जर्वर स्लैब से कितनी दूरी पर है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है शिफ्ट पर। दैट इज द रीजन वाई ये मुझे आपको बताना था कि शिफ्ट कितना होगा, ऑब्जर्वर कितना दूर, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। क्या मैंने पोजीशन ऑफ इमेज की बात करी? नहीं बच्चों, मैं शिफ्ट की बात कर रहा हूं। शिफ्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर स्लैब से कितना दूर है। ओके, खत्म नहीं हुआ। तो शिफ्ट की वैल्यू क्या आएगी? x प्लस टी माइनस डी डबल डैश। डी डबल डैश इज दिस। जब आप माइनस करोगे तो साइन चेंज, माइनस एक्स माइनस टी बाई म्यू। अच्छा डर लगा? चलो ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई बात नहीं। ओके, आई होप ये हेडिंग ऑलरेडी आप कॉपी कर चुके हैं, सो मैं इनको हटा देता हूं। सो शिफ्ट का रिजल्ट मेरे पास क्या रहा है बच्चों? देखो, x प्लस टी माइनस एक्स माइनस टी बाई म्यू। एक्स और एक्स भी कैंसिल हुआ। क्या सीखा मेरे बच्चों? कि शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑब्जेक्ट स्लैब से कितनी दूरी पर है। अल्टीमेटली मेरे बच्चों y और x दोनों एलिमिनेट हो गया। सो कभी टेंशन था ही नहीं उसका कि ऑब्जर्वर स्लैब से कितना दूर है और ऑब्जेक्ट स्लैब से कितना दूर है, ये शिफ्ट डिसाइड करेगा नहीं।
ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। मैं फिर से कह रहा हूँ, शिफ्ट नहीं डिसाइड करेगा वो, पर ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन पूछा जाएगा तो वाई और एक्स ऑफ कोर्स विल हैव देयर ओन रूल, बट शिफ्ट एलिमिनेट हो गया एक्स और वाई में से। ये शिफ्ट क्या है सर? अरे बच्चा, ये इधर से इधर है तो ये शिफ्ट है ना, तो इसमें इसका और इसका रोल नहीं है, पर इससे ये कितना दूर दिखेगा उसमें वाई और एक्स दोनों का रोल है। So shift does not depend upon position of the object from the slab or the position of observer from the slab. Alright, चलिए, so क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूँ? फाइनली shift will be equal to, बोल क्या, t minus t, so t common in the bracket 1 minus 1 by mu. Very important formula. Shift is t in the bracket 1 minus 1 by mu. मैं चाहता तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकता था, पर उससे आप सीखते नहीं बच्चों। आई होप ये सबको क्लियर हुआ है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन स्लैब की वजह से कितने से शिफ्ट हुआ, वो ऑब्जर्वर के स्लैब के डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट के स्लैब के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्लैब के थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंडेंट है। एक और बात, चलो अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है तो ये 1 अगर मैंने एयर कंसिडर किया तो ना, अगर और कोई मीडियम होता तो सेम फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते बच्चों। हाँ, क्या लिख सकते थे? देखो, ये सेम फॉर्मूला ऐसे लिख सकते, शिफ्ट इज इक्वल टू टी इन द ब्रैकेट 1 माइनस, ये 1 क्या था? म्यू ऑफ एयर, यानी म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। जेनरिक फॉर्मूला या जनरल फॉर्मूला ये है, शिफ्ट इज थिकनेस इन द ब्रैकेट 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। आई होप ये सबको क्लियर है। क्या ये दिमाग में रजिस्टर हुआ बच्चों कि शिफ्ट की वैल्यू ऑब्जेक्ट के स्लैब के डिस्टेंस पर या ऑब्जर्वर के स्लैब के डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। इमेज का पोजीशन ऑफ कोर्स डिपेंडेंट होगा, बट शिफ्ट डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, नाउ pause the screen and please make a note of it. ये जनरल फॉर्मूला, शिफ्ट इज टी इन द ब्रैकेट 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग अपॉन म्यू ऑफ स्लैब। दिस म्यू एस इज म्यू ऑफ सराउंडिंग एंड नीचे म्यू ऑफ स्लैब मैंने लिखा हुआ है। फॉलोड एवरीवन, pause the screen and please make a note of it. Fine, since you must have copied it, मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से और कुछ और पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो क्या सर, अगर आप रियल लाइफ में कोई क्वेश्चन लो या एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करो और शिफ्ट की वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया, डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, नीदर इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन थिकनेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्लैब। ओके, नाउ अगर सोचो बच्चों, म्यू ऑफ स्लैब इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ सराउंडिंग, इसका मतलब स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अगर ज्यादा हुआ, यानी डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये रेशियो 1 से छोटा, 1 माइनस 1 से छोटा नंबर पॉजिटिव, नंबर अगर पॉजिटिव तो शिफ्ट भी पॉजिटिव। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब होता है शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इस डायग्राम में इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है और मेरा शिफ्ट अगर आई यहाँ पर आया, मतलब शिफ्ट सॉल्व करने पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अ पॉजिटिव शिफ्ट इंडिकेट्स दैट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। सोचो अगर उल्टा हो जाए, अगर ये है तो शिफ्ट पॉजिटिव है, दैट इज shift is in the direction of incident ray. Shift is in the direction of incident ray. अच्छा बच्चों, अगर उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब उल्टा, म्यू ऑफ सराउंडिंग, माफ कीजिए, म्यू ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ स्लैब। सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्लैब से, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब से ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो रेशियो 1 से बड़ा तो नंबर नेगेटिव, शिफ्ट इज नेगेटिव, शिफ्ट इज नेगेटिव, दैट इज शिफ्ट इज
shift is in the opposite direction of incident ray. Shift is in the opposite direction of incident ray. अगर मेरी शिफ्ट नेगेटिव आ जाए, अभी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है ना डायग्राम में लेफ्ट से राइट की तरफ, और शिफ्ट नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन का शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ थिकनेस और म्यू ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ सराउंडिंग. किस पर डिपेंडेंट नहीं है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन फ्रॉम द स्लैब या ऑब्जर्वर का पोजीशन फ्रॉम द स्लैब. शिफ्ट, ये समझ में है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, अब ये तो मैंने आपको शिफ्ट कैसे कैलकुलेट करते हुए बताया. कई बार आपको बोलेंगे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जर्वर, या फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर. तो अगर ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को स्लैब से देखेगा तो उसको तो यहाँ दिखाई देगा, तो उसके लिए पोजीशन क्या होगी? डी डबल डैश प्लस वाई. क्या होगा? डी डबल डैश प्लस वाई. किसका आंसर है ये? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन बाय द ऑब्जर्वर. तो सर ये क्या ढूंढा? शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कितने से शिफ्ट हुआ सिर्फ वो पता चलेगा. दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन बाय द ऑब्जर्वर थ्रू द स्लैब. मतलब जब ये ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को स्लैब के थ्रू देखेगा तो कहाँ दिखाई देगा? देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स बच्चों, एक शिफ्ट है और एक पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को स्लैब में से देखेगा तो उसको आई पर दिखाई देगा, तो उसकी पोजीशन कितनी होगी ऑब्जर्वर से? वाई प्लस डी डबल डैश. वाई प्लस डी डबल डैश. सो नाउ आई होप यू हैव कॉपीड इट. पॉज कर आप प्लीज कॉपी कर लेना ये. सो अब मैं आपसे अगर पूछूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या apparent position of object, apparent position of object with respect to observer. ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? तो मेरे डायग्राम में ऑब्जर्वर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ होगा क्योंकि ऑब्जर्वर को यहाँ दिखाई देगा. सो कहाँ पर है वो? डी डबल डैश प्लस वाई. इट विल बी डी डबल डैश प्लस वाई. ओके, व्हाट वाज वैल्यू ऑफ डी डबल डैश? डी डबल डैश की वैल्यू हमने ढूंढी थी. देखो पीछे जाकर देखो कितना आया था डी डबल डैश का वैल्यू. व्हाट वाज वैल्यू ऑफ डी डबल डैश? डी डबल डैश का वैल्यू हमने ढूंढा था एक्स प्लस टी बाई म्यू प्लस वाई. यानी उसकी पोजीशन क्या आएगी? एक्स प्लस वाई प्लस टी बाई म्यू. मैं पर्पसली ऐसे लिख रहा हूं बच्चों. यानी क्या था? एक्चुअल पोजीशन क्या थी? वाई प्लस टी प्लस एक्स. वाई प्लस टी प्लस एक्स, दिस वॉज एक्चुअल. पर जब वो स्लैब के थ्रू देख रहा तो उसको कहाँ दिखाई दे रहा है? एक्स प्लस वाई. एक्स प्लस वाई तो अभी भी है. जो ये स्लैब का डिस्टेंस था वो सिर्फ टी बाई म्यू हो गया. नेक शॉर्टकट है. जो हवा का डिस्टेंस है वो उतना ही है. स्लैब का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टी बाई म्यू. ओरिजिनल क्या था? वाई प्लस टी प्लस एक्स. अब कितना आ रहा है? वाई प्लस एक्स प्लस टी बाई म्यू. Followed everyone? So this is how you can calculate apparent position of the object with respect to the observer. Normal x plus y plus t था पहले, अब कितना है? x plus y plus t by mu. इससे भी आप शिफ्ट निकाल सकते हो. कैसे सर? What was the original distance? y plus t plus x. और अभी कितना है वो? x plus y plus t by mu. तो शिफ्ट कितना हुआ? x plus y plus t minus this. तो x plus y कैंसिल हो जाएगा, तो t minus t by mu. ये आंसर आएगा. सो ये क्या बताएगा आपको? शिफ्ट. और ये क्या बताने वाला है? एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर. हैज एवरीवन फॉलोड इट? क्या सबको समझ में आया? सो ये आपको बताएगा ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और ये फॉर्मूला देगा आपको शिफ्ट. ऑफ कोर्स ये विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम है. क्वेश्चंस करेंगे तो इसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है. बेसिकली क्या होता है? हवा का डिस्टेंस प्लस जो ग्लास का डिस्टेंस है उसको डिवाइड बाय म्यू कर देंगे, बस. दैट्स अबाउट इट. क्लियर? Please copy it and then I can discuss few questions with you.